नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, डाइजेशन की बात चल रही थी अपनी और डाइजेशन में हमने स्टमक तक की बात कर ली थी और आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे की बात करेंगे। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था देखिए अपन ने ये डायग्राम बनाया है और डायग्राम में को समझते हैं वापस से। ये हमने पढ़ा था यहाँ तक की बात, स्टमक की बात की थी अपन ने कि स्टमक 3 भागों में बटा होता है। यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है और यहाँ पर भोजन काइम के रूप में बदल जाता है, बोलस आता है और काइम के रूप में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज और HCl है वो सब ने काम कर लिया अपना है। अब यहाँ से भोजन आगे बढ़ेगा और आगे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन एक यू आकार की यहाँ से जो आगे बढ़ेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इसका पहला भाग है जिसे हम ड्यूडेनियम कहते हैं, ये यू आकार क्या होता है। तो यहाँ से ये यू आकार का है इस तरह से। तो यहाँ पे ये पाइलोरिक वॉल्व है, ये पाइलोरिक वॉल्व खुलता है और भोजन आगे इसके अंदर आता है। तो हम इससे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ये पाचन कैसे होता है, यहाँ पर ही पाचन क्यों होता है, ये सारी बात करेंगे इसके अंदर। तो देखिए, यह 6 से 7 मीटर लंबी एक नली है जिसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो 6 से 7 मीटर लंबी नली है और भोजन का संपूर्ण डाइजेशन किस में होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, और नहीं तो कई बार ये होता है कि छोटी आंत के भी कौन सा भाग है वो दे दिया जाता है। तो छोटी आंत 3 भागों में बांटी गई है, ड्यूडेनियम, जुजोनियम और इलियम। तो पहला भाग है ड्यूडेनियम, इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक रस आकर मिलते हैं। तो यहाँ पर शक्तिशाली पाचक रस आकर मिलते हैं, जैसे अग्नाशय रस, यकृत से बाइल जूस। तो अग्नाशय रस आकर मिलेगा, यकृत से बाइल जूस आकर मिलेगा, ये दोनों आकर मिलते हैं। तो इनकी बात भी करेंगे हम कि अग्नाशय रस क्या होते हैं, बाइल जूस क्या होता है, लीवर क्या होता है, ये सभी बात इसमें होगी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की आगे बात करते हैं। यह का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटी होती है। 3 भागों में बटी होती है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रहणी, क्षुद्रांत और शेषात्र।
तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। हिंदी में बोलेंगे ग्रहणी, क्षुद्रांत्र और शेषात्र। तो पहले भाग की बात करते हैं ड्यूडेनियम की, जिसे ड्यूडेनियम यह यू आकार की नली है। इसमें अग्नाशय ग्रंथि बाइल डक्ट के साथ खुलती है। बाइल डक्ट के साथ खुलती है। देखिए यहाँ से समझिए, तीन भागों में बटी हुई है। तीन भाग कौन कौन से हैं? ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। ये देखिए यहाँ से ये पहला भाग है, ये पहला भाग है। तो ये पहला भाग यू आकार का, ये कहलाता है छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनियम। और ड्यूडेनियम में ही ये अग्नाशय ग्रंथि मिलती है बाइल डक्ट के साथ। यहाँ ये लीवर है, लीवर के नीचे से एक डक्ट निकल रही है, ये बाइल डक्ट कहलाती है। ये और ये दोनों एक साथ इसमें खुलती है, दोनों एक साथ खुलती है। तो शक्तिशाली जो पाचक रस है अग्नाशय ग्रंथि के और इससे बाइल जूस है, ये दोनों आकर छोटी आंत के पहले भाग में ड्यूडेनियम में मिलते हैं। और इसी के कारण यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो ये बात समझने वाली है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से दो चीज़ें समझने हमें। एक तो छोटी आंत में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसके पहला भाग है, इसके अंदर से भी कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं और पेनक्रिएटिक ग्लैंड से भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो दो तरह से हमें एंजाइम पढ़ने हैं। तो हम यहाँ पे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं ये देखेंगे। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित एंजाइम। तो देखिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट एंजाइम होंगे, वो कुछ कार्य करवाएंगे। वो कुछ कार्य जैसे होंगे कि अग्नाशय रस को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करवाएंगे। तो वो अलग अलग एंजाइम हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं ये देखेंगे। सिक्रेटिन, कोलिस्टेटोकाइनिन, गैस्ट्रिन, एंटेरोगैस्ट्रिन, मोटिलिन। ये 5 एंजाइम ऐसे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से सीक्रेट होते हैं। तो छोटी आंत से सीक्रेट होने वाले कितने एंजाइम याद रखने हैं हमें? 5 एंजाइम याद रखने हैं। सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, एंटेरोगैस्ट्रिन और मोटिलिन। अब इनके कार्य क्या हैं? इनके कार्य देखेंगे कि कौन कौन से इनके कार्य हैं। तो पहला है सिक्रेटिन, यह अग्नाशय रस को स्रावित करवाता है। अग्नाशय रस को स्रावित करवाता है। सिक्रेटिन का जो कार्य है वो अग्नाशय रस को स्टिमुलेट करवाएगा, यानी कि सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेशन करता है। जब ये सीक्रेट होता है सिक्रेटिन छोटी आंत से, तो अग्नाशय रस सीक्रेट होगा। यह बाइल जूस को स्रावित करवाता है। बाइल जूस जो लीवर है, लीवर से यहाँ पे लीवर से जो सीक्रेट होता है बाइल जूस,
ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आकर इकट्ठा हो जाता है। बनाता तो कौन है? लीवर। लीवर से इनके नीचे गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में आकर ये इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से ये छोटी आंत में आता है। तो इसका जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, इसका काम क्या हुआ? बाइल जूस को सीक्रेट करवाने का काम हुआ। जैसे ही ये छोटी आंत में सीक्रेट होगा स्टोकाइनिन, तो ये बाइल जूस को सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाइल जूस स्रावित होने लग जाएगा। यह HCl को स्रावित करवाता है। तो गैस्ट्रिन का काम हुआ HCl को स्रावित करवाने का। एंटेरोगैस्ट्रिन का हुआ यह जठर रस को नियंत्रित करता है। यह जठर रस को नियंत्रित करता है। मोटिलिन का यह पेप्सिन को नियंत्रित करता है। देखिए दोबारा से देखते हैं। इनका कार्य है सिक्रेटिन का अग्नाशय रस को, जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचेगा तो छोटी आंत में पहुंचने के बाद में जो पहला है सिक्रेटिन, ये सिक्रेटिन एंजाइम सीक्रेट होगा और ये क्या करेगा? अग्नाशय रस को सीक्रेट करवाएगा। अग्नाशय ग्रंथि से जो अग्नाशय ग्रंथि है ये, इससे एंजाइम सीक्रेट कराने के लिए इसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि ये अपने पाचक रस इसमें सीक्रेट करे और डाइजेशन के लिए को प्रेरित करे। तो इस तरह से ये पहला सिक्रेटिन है, ये काम करेगा। फिर बात करते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन की। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? बाइल जूस को सीक्रेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाइल जूस को ये सीक्रेट करवाता है लीवर से। फिर तीसरा है गैस्ट्रिन, ये HCl को सीक्रेट करवाता है। यहाँ HCl जो इसका सीक्रेशन होता है, ये HCl के सीक्रेशन के लिए गैस्ट्रिन जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है तो यहाँ पर एंजाइम सीक्रेट होने लग जाते हैं और ये इसकी दीवारों में संकेत भेजते हैं और HCl का सीक्रेशन होने लग जाता है। फिर एंटेरोगैस्ट्रिन की बात करें। एंटेरोगैस्ट्रिन ये जठर रस को कंट्रोल करता है। जो जठर रस थे, जिसमें हमारी जो स्टोमक थे, स्टोमक अपने जठर रस देखे थे, जिसमें पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम थे, इन एंजाइम को ये कंट्रोल करता है कि ज़्यादा जो पहले यहाँ सीक्रेट हो रखे थे वो ज़्यादा मात्रा में ना निकलें। तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? ये एंजाइम करेगा। फिर उसके बाद में है मोटिलिन एंजाइम, यह पेप्सिन को कंट्रोल करवाता है, यानी कि ये एक तरह से प्रोटीन पर रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है। प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये मेलाटोनिन। तो इस तरह से ये 5 एंजाइम हमें छोटे आंत के याद रखने हैं। ओके, फिर दोबारा से देख लो। यहाँ पर भोजन आया, भोजन आने के बाद में छोटी आंत में प्रवेश करा है। तो छोटी आंत में प्रवेश करने पर जो छोटी आंत के ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है, जो ये 5 एंजाइम पड़े हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी दीवारों से सीक्रेट होने वाले एंजाइम है। और ये क्या करेंगे? ये किसी दूसरे एंजाइम के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये सीक्रेट होंगे तब जाकर कोई दूसरे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो इनकी वजह से अग्नाशय ग्रंथि है ये स्टिमुलेट होती है, इसके एंजाइम स्टिमुलेट होते हैं। इसकी वजह से स्टोमक में सीक्रेट होने वाले एंजाइम है वो कंट्रोल होते हैं। तो इस तरह से ये 5 एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के हो गए। इन्हें एंटेरोगैस्ट्रिनल एंजाइम या इंटेस्टाइनल एंजाइम भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि की बात करेंगे। अग्नाशय ग्रंथि से भी अग्नाशय रस निकलते हैं ना, तो अब वो कौन कौन से अग्नाशय रस होते हैं? तो अग्नाशय रस, पाचक रस, शक्तिशाली पाचक रस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1 है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन काम करेगा प्रोटीन के ऊपर। ट्रिप्सिन किस पे काम करता है? प्रोटीन पर। माल्टेज, ये माल्टेज काम करता है ग्लूकोज पर, माल्ट शर्करा पर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर।
फिर है लैक्टेज, ये काम करेगा दुग्ध शर्करा पर। सुक्रेज, ये फ्रक्टोज, पर करेगा। लाइपेज वसा पर काम करेगा। फिर है एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट पर। इरेप्सिन, प्रोटियोज व पेप्टोन्स पर। देखो समझो, अग्नाशय रस की बात कर रहे हैं। अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है। सबसे पहले तो ये समझे, जो अग्नाशय ग्रंथि की बात की है अपन ने, ये अग्नाशय ग्रंथि ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो इसमें ये कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। क्यों होती है? क्योंकि हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है और एंजाइम का भी सिक्रेशन ये करती है। तो हार्मोन और एंजाइम का सिक्रेशन करने के कारण इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंजाइम की। तो एंजाइम कौन कौन से सीक्रेट होंगे? इनसे ट्रिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, एमाइलेज, इरेप्सिन, ये एंजाइम सीक्रेट होंगे। इसमें जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन पर काम करेगा। ट्रिप्सिन है ये एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में चेंज होता है और काइमोट्रिप्सिन फिर ये प्रोटीन पर काम करता है। तो इस तरह से ट्रिप्सिन से हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन पर काम करता है। फिर माल्टेज की बात करें, माल्टेज ये ग्लूकोज पर काम करता है। लैक्टेज है दुग्ध पर काम करता है, दुग्ध शर्करा होती है, मिल्क है, उस पर काम करेगा। सुक्रेज है ये फ्रक्टोज पर काम करता है। लाइपेज है ये वसा पर काम करेगा। एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। और इरेप्सिन है ये प्रोटीज और पेप्टोन, जहाँ पर जो प्रोटीन टूटी थी और ब्रेकडाउन हुई थी अमाशय में, वो प्रोटीज और पेप्टोन्स है वो जब आगे बढ़ते हैं तो इरेप्सिन एंजाइम होता है, ये इरेप्सिन उसको भी फिर तोड़ देता है और तोड़कर वो और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। तो इस तरह से ये 7 प्रकार के एंजाइम है वो किससे सीक्रेट होते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से। देखिए ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि है। ये अग्नाशय ग्रंथि में इस तरह के कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। तो ये कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं अल्फा सेल, इसको बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं डेल्टा। तो 3 प्रकार की इसमें लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं इनको। लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं, जो छोटी छोटी कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं जिनको लैंगरहैंस ने खोजा था, इसलिए इनको लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। और ये तीनों जो ये है, ये अल्फा बीटा गामा सेल्स है, ये अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे हार्मोन, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि में एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ये होता है। अब हार्मोन की बात करें तो ये हार्मोन भी सीक्रेट करती है, जो हमारी बॉडी में कई कार्यों में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अल्फा सेल की बात करें, ये अल्फा सेल ग्लूकोगोन का सिक्रेशन करती है, जो हमारी बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। फिर बीटा सेल की बात करें तो ये बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इंसुलिन कि इंसुलिन कौन सी सेल से या कहाँ से सीक्रेट होता है, तो बीटा सेल से होगा। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से सीक्रेट होगा। और डेल्टा है, ये डेल्टा सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है। तो इस तरह से ये अग्नाशय ग्रंथि हुई। ये अग्नाशय ग्रंथि छोटी आंत के
जो पहला भाग है ड्यूडेनियम, उसमें खुलती है और किसके साथ खुलती है, लीवर के साथ खुलती है। तो हमने यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि को कंप्लीट किया है। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। छोटी आंतें जो 7 से 8 मीटर लंबी नली होती है, इसके अंदर जो पहला भाग है जिसे हम ड्यूडेनियम कहते हैं, ये यू आकार का होता है। ये इसमें शक्तिशाली पाचक रस आकर मिलते हैं, जो अग्नाशय ग्रंथि के पाचक रस होते हैं और बाइल जूस आते हैं, दोनों ही एक साथ, बाइल डक्ट और अग्नाशय ग्रंथि की डक्ट दोनों एक साथ छोटी आंत में खुलती है। तो ये देखो, ये आ रही है और ये आ रही, दोनों एक साथ खुल रही है। फिर अब बात करें इसके बाद की छोटे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें 5 प्रकार के एंजाइम मैंने बताए हैं, वो एंजाइम हमें याद रखने हैं। और वो उसके अलावा जो इसके जो एंजाइम हैं, अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइम हैं, वो एंजाइम हमें ये 7 प्रकार के याद रखने हैं। और कौन किस पर काम करता है ये भी हमें याद रखना है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर, माल्टेज ग्लूकोज पर, लैक्टेज दूध पर, सुक्रेज फ्रक्टोज पर, लाइपेज वसा पर, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर, इरेप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन्स पर। इस तरह से ये 7 प्रकार के एंजाइम हैं। फिर बात की मैंने, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा सेल्स होती है। ये सेल्स लैंगरहैंस के द्वीप कहलाते हैं और ये लैंगरहैंस ने खोजा था, इसलिए इनको नाम दिया लैंगरहैंस के द्वीप। अल्फ़ा बीटा गामा 3 प्रकार की सेल्स होती है। अल्फ़ा ग्लूकागोन का, बीटा इंसुलिन का और जो डेल्टा है ये सोमेटोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। ये हार्मोन है। ये तीनों जो नाम बोले मैंने, ये क्या है, हार्मोन है, ना कि एंजाइम। ये याद रखें, ये एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी की दूसरी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तब भी हम इनकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पर एंजाइम की ही बात करेंगे। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई छोटी आंत में। अब बात करेंगे अपन लीवर की, क्योंकि इस यहाँ से ये एंजाइम तो यहाँ से मिल रहे हैं, ये आगे। अब लीवर की बात अधूरी रह गई है। लीवर भी डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, लीवर क्या होता है, देखिए। लीवर, हेडिंग डाली लीवर। इसमें हमारी बॉडी के अंदर लीवर का क्या काम है, लीवर कहाँ स्थित होता है। पहले ये बात करते हैं कि लीवर है, ये हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ राइट साइड में होता है। यानी कि इसका लगभग 80% हिस्सा राइट साइड में रहता है और 20% हिस्सा लेफ़्ट साइड की तरफ रहता है। इस तरह से ये यहाँ पर होता है, ये स्टोमक यहाँ पे, और यहाँ से डायफ्राम होता है, ये ऊपर का हिस्सा होता है। तो इस तरह से ये लीवर होता है। तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि है। इम्पोर्टेंट बात, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। इसका भार लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यह पित्तरस को बनाता है और पित्ताशय में एकत्रित करता है। पित्तरस बनाएगा, बाइल जूस बनाएगा और पित्ताशय में एकत्रित करेगा। पित्तरस क्षारीय प्रकृति के होते हैं। 8.5 तो पित्तरस होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखिए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है, इससे पहले रहता है कहाँ पे, स्टोमक में। और स्टोमक में इसका जो पीएच होता है, खाने जो भी जितना भी खाया है उसका पीएच होता है वो 1.5 से 2 के आसपास रहता है, क्योंकि यहाँ पर HCl का सिक्रेशन होता है जो पीएच को बहुत कम कर देता है। और कभी भी कम पीएच पर भोजन पचता नहीं है, फूड का डाइजेशन नहीं होता है।
अब भोजन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ से पित्तरस आकर मिलते हैं और इनका जो पीएच होता है वो लगभग 8.5 के आसपास रहता है। और यही जो पीएच है ये इसके पीएच को चेंज कर देता है। भोजन की पीएच को जो 1.5 से 2 थी उसकी पीएच हो जाती है कितनी, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा वो। और क्षारीय प्रकृति का होने पर ही भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन होता है। ऐसे ही अपने अग्नाशय रस की बात की थी तो अग्नाशय रस जितने भी सीक्रेट हुए थे वो भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आप ये भी नोट डाउन कर लेना कि अग्नाशय रस क्षारीय प्रकृति के होते हैं और उनका पीएच भी 8.2 के आसपास रहता है, यानी कि 8.2 से 8.5 रहता है। कौन, अग्नाशय रस का पीएच कितना होता है, 8.2 से 8.5 के मध्य रहता है। तो इस तरह से ये क्षारीय प्रकृति के होंगे। फिर है पित्तरस, हरे रंग के होते हैं, पित्तरस हरे रंग के होंगे। फिर यकृत, यकृत में कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो यकृत कई प्रकार के कार्य करेगा। अब वो कार्य कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे हम। यहाँ यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, कौन, लीवर, ये याद रखनी है हमको। इसका भार 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। पित्तरस, यह पित्तरस को बनाएगा, लीवर पित्तरस को बनाएगा, पित्ताशय की थैली में एकत्रित करेगा। पित्तरस क्षारीय प्रकृति के होंगे और इनका पीएच कितना होगा, 8.5 के आसपास रहेगा। हरे रंग के होते हैं पित्तरस। और ये इसके अलावा यकृत कई प्रकार के कार्य करता है जो देखेंगे आगे। यकृत के कार्य देखिए, नंबर 1 यह ओरिन्थिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण करता है। इम्पोर्टेंट बात है ये, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। यूरिया के अंदर यूरिया का निर्माण लीवर करता है और कौन सी साइकिल के द्वारा करता है, ओरिन्थिन साइकिल चलती है इसके अंदर और ओरिन्थिन साइकिल से यूरिया का निर्माण होता है। फिर दूसरी बात करते हैं, यह ग्लाइकोनियोजेनेसिस द्वारा शरीर को ऊर्जा देता है। तो इसका दूसरा कार्य देखिए कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस साइकिल होती है जो बॉडी में जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जितने भी चीज़ें हैं जो उससे वापस ये साइकिल चलाकर ग्लाइकोनियोजेनेसिस साइकिल के द्वारा वापस उनसे एनर्जी बना लेता है और वो बॉडी को देता है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस द्वारा ये बॉडी को ऊर्जा देता है। तो लीवर इस तरह से ये साइकिल चलाएगा। फिर तीसरी है ग्लाइकोजिनेसिस, ये अगला इसका वर्क है। ग्लाइकोजिनेसिस साइकिल चलाता है ये, और ये ग्लाइकोजिनेसिस साइकिल क्या करेगी, यह रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तीसरा काम है ग्लाइकोजेनेसिस है, ये क्या करता है, ब्लड में प्रेजेंट जो भी अतिरिक्त ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को ये रिवर्स साइकिल, ये ग्लूकोज को ये साइकिल चलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल, और उससे ये वापस उसको किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। फिर है नेक्स्ट वर्क इसका, यह आरबीसी
का भक्षण प्लीहा के साथ करता है। आरबीसी का भक्षण प्लीहा के साथ करता है। जो इसके साथ में प्लीहा होती है, यहाँ पर इसके पीछे वो प्लीहा क्या होती है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाती है। आरबीसी को भक्षण करती है, लेकिन वह उसके साथ साथ में ये भी आरबीसी को भक्षण करता है। तो ये आरबीसी के भक्षण करने के लिए, यानी जो भी आरबीसी ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है, उनका भक्षण कराने में ये प्लीहा को मदद करता है। फिर भ्रूणीय अवस्था में यह आरबीसी को बनाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस समय ये जब बोन्स नहीं बनती है, बोन मैरो नहीं बनती है, क्योंकि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा से होता है। लेकिन अस्थि मज्जा नहीं बनती है जब लीवर ही आरबीसी का निर्माण कराएगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यह आरबीसी को बनाता है, आरबीसी का निर्माण करता है। तो इस तरह से इसका ये वर्क हो गया। और आरबीसी का ये भक्षण करता है। आरबीसी को क्या करता है, ये आरबीसी को तोड़ देता है और आरबीसी को ये ब्रेक डाउन करता है। आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है दो भागों में, बिलीरुबिन और बिलीरुबिन। आरबीसी को ये ब्रेक डाउन करेगा बिलीरुबिन में और बिलीरुबिन में। ये बिलीरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है ये। और ये कभी कभी क्या होता है, जैसे पीलिया होता है, पीलिया में क्या होता है, आरबीसी ज़्यादा मात्रा में टूटने लग जाती है, आरबीसी ज़्यादा मात्रा में नष्ट होने लग जाती है। तो आरबीसी जाएगी लीवर के पास में नष्ट होने के लिए, तो आरबीसी टूटेगी तो बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा, और बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा तो ये येलो कलर का होता है। और ये ब्लड के अंदर येलो कलर ये पिगमेंट है जो ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, और बॉडी में रेड की जगह येलो कलर दिखाई देता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। तो इसके लिए बिलीरुबिन, पीलिया कौन सा रोग होता है, ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो पीलिया। और इसके लिए टेस्ट होता है बिलीरुबिन टेस्ट। पीलिया के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, बिलीरुबिन टेस्ट। तो इस तरह से मुख्य बातें हैं लीवर की, ये हमने पढ़ी है। तो इतनी सी बातें हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए अब भोजन लीवर से बाइल डक्ट से आया है और यहाँ पर पित्तरस मिले हैं, अग्नाशय रस मिले हैं, तो भोजन का संपूर्ण पाचन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत, और छोटी आंत में भी कौन सा भाग, ड्यूडेनियम में होता है। नेक्स्ट जेजुनम में पचित भोजन का अवशोषण होता है। तो अब भोजन आगे निकलेगा और इसका दूसरा जो भाग होता है छोटी आंत का, जिसे हम जेजुनम कहते हैं, वहाँ पर आएगा। और वहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत के अंदर का जो स्तर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को लगभग 600 गुना बढ़ा देते हैं, और जिसके कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवशोषण कर पाता है। तो छोटी आंत में माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर होते हैं, जो इसके
क्षेत्रफल को 600 गुना बढ़ा देते हैं। देखो समझिए दोबारा, छोटी आंत में जो पहला भाग है ड्यूडेनियम, उसके बाद में ये इसका जो दूसरा भाग है जेजुनम, जो इसका बहुत बड़ा भाग होता है, लगभग 4 से 5 मीटर भाग, जो मिडिल पार्ट है वो जेजुनम कहलाता है। इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है भोजन पचने के बाद में, यानी कि डाइजेस्ट तो हो गया लेकिन उसको अवशोषित कैसे करें, तो अवशोषण करने के लिए इसकी आंत की अंदर की दीवारों में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई का मतलब जैसे ये आंत है तो इसमें इस तरह से सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे, और ये सूक्ष्मांकुर के है जो अवशोषित करके ये इसको ले जाते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम द्वारा। ये सब इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा लीवर के पास ले जाते हैं। लीवर के पास ले जाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम का नाम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा ये लीवर के पास लेके जाएंगे और इस तरह से ये अवशोषण करता है। इसका दूसरा भाग, छोटी आंत का दूसरा भाग है जेजुनम। ये जेजुनम क्या करेगा, डाइजेस्ट फूड को अवशोषित करेगा और अवशोषण करने के बाद में लीवर तक पहुंचा देगा। फिर इसका जो तीसरा भाग भोजन का को डाइजेस्ट करता है और अवशोषण करता है, दोनों ही काम करता है। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की ये सारी जो बातें हैं ये हमें याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अब बात करते हैं बड़ी आंत की, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखिए यहाँ से ये छोटी आंत से अब ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है और यहाँ से अब यहाँ से शुरू हो गई बड़ी आंत। बड़ी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई में बड़ी नहीं होती, चौड़ाई में बड़ी होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। वैसे लंबाई में तो सबसे ज़्यादा कौन बड़ी होती है, छोटी आंत। ये चौड़ाई में ज़्यादा होती है इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने की जगह एक संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। ये रही अपेंडिक्स, ये वाली संरचना अपेंडिक्स। कभी कभी क्या होता है कि इस ऐसे तो ये यहाँ से बंद रहती है, लेकिन कभी कभी इसमें कोई भोजन का पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है, तो ये पार्टिकल चले जाने से क्या होगा, इसके अंदर जाकर वो बंद हो जाएगा और धीरे धीरे ये वहाँ पर एसिड बनाएगा और एसिड बनाकर ये इसका आकार बढ़ जाता है, ये स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो भोजन गया है वो सड़ेगा गलेगा और वहाँ पर अम्ल बनाएगा, जिससे ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है या कभी कभी फट भी जाती है। तो ये बड़ी हो जाने पर दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स का दर्द, जिसको डॉक्टर इसको कट करके, ऑपरेशन से कट करके इसको अलग कर देता है। तो इस तरह से ये अपेंडिक्स होती है, हमारे कोई काम की नहीं होती है। हाँ, इतना याद रखें इसके लिए कि ये सेलुलोज का डाइजेशन करती थी हमारे पूर्वजों में। तो अभी ये जो होती है जानवरों में, ये सेलुलोज का पाचन करती है, जिसको रोमेटिक टाइप का उनका इंटेस्टाइन होती है, लेकिन हमारे ये एक तरह से अवशेषी संरचना है। तो हमारे यहाँ पे अवशेषी संरचना कौन सी हो गई, अपेंडिक्स हो गई। अब नेक्स्ट है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में क्या है, यहाँ से भोजन इसमें जाएगा, तो बड़ी आंत को हमें इतना सा याद रखना है बड़ी आंत में कि यह भोजन में उपस्थित पानी का अवशोषण करती है। बड़ी आंत क्या करेगी, भोजन में जो प्रेजेंट वाटर है उसको अवशोषित करेगी, क्योंकि अब तक डाइजेशन में जो भी हुआ है, पानी वगैरह जो भी हुआ है, उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। अब बड़ी आंत में ये जाता है भोजन, तो यहाँ पर भोजन गया है, तो भोजन में प्रेजेंट जो वाटर है उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद में अभी भोजन कैसा हो जाएगा, अर्ध ठोस हो जाएगा, अर्ध ठोस हो जाता है। दूसरी बात यह है अपचित भोजन को रेक्टम, मलाशय, रेक्टम में भेजती है।
तो देखो बड़ी आंत में भोजन अब यहाँ से जा रहा है, तो इसमें से जितना भी वाटर है वो बॉडी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्व कर लिया जाता है। अब यहाँ से ये होते हुए ये रेक्टम रहा, यहाँ पर जाकर ये इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगता है, तो लगभग 5 से 7 घंटे यहाँ से वहाँ तक जाने में लगते हैं। अगर पानी की मात्रा कम हो जाती है, हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद में पानी नहीं पिए, सो गए, तो ये हमारी बॉडी को पानी की डिमांड होगी, तो वो पानी की इससे ज़्यादा अवशोषित करेगा, जिससे ये भोजन अर्ध ठोस से ज़्यादा ठोस हो जाएगा और यहाँ तक जाने में ज़्यादा समय लगाएगा, और ज़्यादा समय लगाएगा तो इसी कारण से धीरे धीरे ये चीज़ कब्ज़ में बदल जाती है। तो किसी को कब्ज़ होती है तो हम कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीना। तो पानी ज़्यादा पीने का कारण यही है कि अगर पानी हम कम पिएंगे तो हमारे जो अनडाइजेस्ट फूड है वो फूड में से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो फिर सही समय पर रेक्टम में नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ पहुंच जाने के बाद भी इसको फिर आसानी से ये नीचे की तरफ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, कई प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। एक ब्लड वेसल्स का गुच्छा पाया जाता है, और ये अर्ध ठोस ना होकर ज़्यादा सॉलिड अवस्था में होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर डलने की वजह से यहाँ की ये जो ब्लड वेसल्स है वो रैप्स हो जाती है, टूट जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम पाइल्स कहते हैं। तो कई प्रकार की बीमारियां हैं वो इसी तरह से बड़ी आंत से पैदा होती है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। नेक्स्ट, मल में दुर्गंध का कारण इंडोल व स्केटोल, इंडोल व स्केटोल नामक अमीनो अम्ल होते हैं। तो मल में जो दुर्गंध आती है उसका कारण है इंडोल व स्केटोल नामक अमीनो एसिड, इसके कारण मल की दुर्गंध होती है। तो दोस्तों हमने डाइजेशन की बात कंप्लीट की। डाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही बड़ा है, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से इसको जो हमने पढ़ा है ये हमने 3 वीडियो में देखा है, और इसमें लगभग सभी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं या कोई भी पूछने लायक जो टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक को हमने इसमें इंक्लूड किया है। अगर आप इस डाइजेशन के पूरे तीनों पार्ट को देखोगे तो इससे लगभग सभी क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम में इसके बाहर लगभग नहीं आने की संभावना है। अगर आप इसको देखोगे तो पूरे चीज़ें इसमें समाहित करने की कोशिश की है मैंने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।